इंसान जो है होते हैं, भानगढ़ में जाता है। एक कपल होता है जो ऐसे बिना परमिशन के घुस जाते हैं क्योंकि उनको प्रूव करना होता है कि भूत भूत है नहीं। देन दे गेट अटैक। फिर लोहा घाट में एक डॉक्टर हुआ करता था, वो पेशेंट को देख के बता देता था कि आप एग्जैक्टली इस दिन पे मरोगे। एबर्ट माउंट करके जगह का नाम है। वहाँ एक चर्च है क्योंकि जो पेशेंट्स मर गए तो वो शायद वहाँ पे हॉन्ट करते हैं। 10 साल पहले इसी स्टूडियो के अंदर एक वर्कर जब काम कर रहा था, इसी राफ्टर से उन्हें खुदकुशी की। पता है क्यों? सपने में मैं देख रहा था एक एल्बम, और एल्बम के अंदर मेरे ग्रैंडफादर का फोटोग्राफ। He's smiling at me. I woke up from my sleep and my grandfather was standing at the foot of my bed. पता चला कि कलकत्ता से न्यूज़ आया कि my grandfather had expired. We are the worst kind of living creatures जो human है। हम ईगो के लिए, लालच के लिए, जेलेसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्राइम इज एंटरटेनिंग। जब मैं ये किताब लिख रहा था, मुझे बहुत महसूस हुआ कि अचानक रूम जो है बहुत हैवी महसूस होने लगा। पीछे से कोई चला गया कि as if there is somebody standing। एक इंसान का चरित्र उसके समाज और उसके मजबूरी से उसे बनाता है, या कह लीजिए एक बारीकी डिफरेंस होता है मजबूरी में और क्या वो करना चाहता है। और आज हमारा रहस्य पॉडकास्ट का जो मुद्दा है वो यही है। हम इंसान के साइकी को जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि कोई इंसान अगर कोई डिसीजन लेता है, चाहे वो तंत्र विद्या हो, ब्लैक मैजिक हो या फिर सीरियल किलिंग हो, इसके पीछे का उसका साइकी क्या होता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं सागर राज सिंह अपने रहस्यमय पॉडकास्ट में आपका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे गेस्ट अनिर्बान भट्टाचार्य जी का, इनके बारे में अगर मैं बताऊं, ही इज़ द राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ फियर फाइल्स, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, और इनके बुक्स जैसे कि स्वाइप राइट टू किल, इंटर एट योर ओन रिस्क के ऑथर अनिर्बान भट्टाचार्य जी। थैंक यू सो मच फॉर आवर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे सबसे पहले मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ ये है, क्योंकि बंगाल को, आप बंगाल से हैं, बंगाल को कहीं ना कहीं तंत्र, ब्लैक मैजिक का हब माना जाता है। आपका इस पे क्या टेक है? ये तो एक मिस रिप्रेजेंटेशन भी है, इंटरप्रिटेशन भी है। बंगाल में हम जो पुराना जो वर्शिप है वो शक्ति को हम मानते हैं, द फीमेल एनर्जी, शक्ति जो है। और इट इज द पेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज, आई थिंक, मेड अस लुक लाइक वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्लैक मैजिक। कि हम ही बंगाल में ही हैं तो काला जादू होगा, और वो पॉपुलर कल्चर में भी डाल देते हैं। हर फिल्म में देखो काला जादू है तो बंगाली होगा। हाँ। क्यों भाई? एंड वी वर्शिप शक्ति, विच इज माँ काली, माँ दुर्गा। जैसे माँ काली है, वो शी इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट वी वर्शिप दैट एनर्जी। दैट डजंट मीन दैट इज ब्लैक मैजिक, है ना। तंत्र विद्या जो है, दैट हैज बीन अराउंड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत सैकड़ों सेंचुरीज के वो है, वहीं से है। दैट डजंट मीन इट्स ब्लैक मैजिक। जो डिफिकल्ट हो जाता है समझने में, उसके ऊपर लेबल दिया जाता है। करेक्ट। आजकल मैं सपोज फेसबुक में कोई कमेंट छोड़ता हूं तो इमीडिएटली गाली मिलता है ट्रोल से कि तुम कम्युनिस्ट हो। उसके दिमाग में क्या है? भट्टाचार्य, बंगाली, कम्युनिस्ट। इट इज वेरी इजी टू पुट अस इनटू बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट होगा गो बैक टू बांग्लादेश, वही आएगा। अच्छा है, बेचारा कोई मुस्लिम सरनेम से बोलता है तो बोलते हैं गो बैक टू पाकिस्तान। सो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल हु डिसएग्री विथ यू टू पुट यू इनटू बॉक्सेस। ओके। तो मेरा जो मानना है कि वेस्ट बंगाल एंड बंगाल डिविनिटी जो है, शक्ति का जो एक रिस्पेक्ट है शक्ति के लिए या तंत्र के लिए, दैट इज इट्स अ वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड फिनोमिना। वो रेस्ट ऑफ इंडिया को समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब वेस्ट बंगाल को ही स्पॉट क्यों बनाया गया? जैसे कि आपने कहा कि हम वेस्ट बंगाल हैज ऑलवेज बीन प्रोग्रेसिव। ओके। वी हैव ऑलवेज बीन अहेड। जब पूरे इंडिया में पेट्रियार्की हो रहा था, we were worshipping the goddesses, right? We were worshipping the female power. Correct. Right? वहाँ पे एजुकेशन का महत्व दिया जाता है, बंगाल हो या केरला हो या साउथ में हो।
एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू बिकम एजुकेटेड तो आपको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है. अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप अंधविश्वास में करते रहो. तो रेस्ट ऑफ इंडिया डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. तो बंगाल में ही माँ काली को सबसे ज़्यादा पूजने का कोई रीज़न क्या है? जैसे आपने बोला कि हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी को पूजते हैं. हम तो माँ दुर्गा को भी मानते हैं, Exactly, हम माँ सरस्वती दुर्गा. को भी मानते हैं, और लक्ष्मी जी को भी मानते हैं. हाँ. We have separate pujas for each of the goddesses and the gods. हम्म. तो I think for us the mother figure is very important. माँ दुर्गा जो है या माँ काली जो है, because we are also cultural. बंगालियों में बहुत कल्चर का एक वो रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं. म्यूजिक जैसे तो हम सरस्वती जी को मानते हैं, पूजा करते हैं. एजुकेशन जो है, हमें अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है कि जब हम छोटे थे और घर पे सरस्वती पूजा हुआ करता था तो वी यूज्ड टू पुट आवर एक्सरसाइज बुक्स माँ के चरणों पे रख देते थे. बोले माँ इस बार पास करवा दो, माँ अगली बार ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन इस बार बचा लो. तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन देयर. सो आई थिंक बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स दैट वाज. अगर बात करें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, आपने उस पर बुक्स भी लिखी हैं. आपके साथ पहला ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? तब से आप बिलीव करने लगे कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑल्सो एग्जिस्ट. मैं जब ये किताब लिख रहा था ना, ये वाला मैं दिखाता हूँ. दिस इज द बुक विच इज द हॉरर कलेक्शन एंटर एट योर ओन रिस्क. एंटर एट योर ओन रिस्क. 6 स्टोरीज है अबाउट इंडियाज रियल हॉन्टेड प्लेसेस. ओके. सबसे इसका भी सीक्वल मैं सोच रहा हूँ लिखूं अभी. तो ये जब मैं लिख रहा था ना, ये बहुत टाइम लगा लिखने में. नॉट दैट कि मैं लेजी था, मेरा खुद का फटा हुआ रहता था. रात को अकेला जब मैं लिखता था ना, तो आई यूज्ड टू राइट फ्रॉम 11 इन द नाइट टू 4 इन द मॉर्निंग. वो मेरा राइटिंग टाइम है ओके. किताब लिखने का. तो मैं ये जब लिख रहा था ना, ठूक ठाक इधर से आवाज़ आता था ना, मेरी फट जाती थी. सो आई यूज्ड टू से आज के लिए ये काफ़ी है भैया, बंद कर दो. बट जब मैं ये किताब लिख रहा था, मुझे बहुत महसूस हुआ कि कोई है, पीछे से कोई चला गया, या देयर इज अ प्रेजेंस स्टैंडिंग. मुझे व्हेन यू इफ यू बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, एक जब बहुत लोग डिस्क्राइब करते हैं कि अचानक रूम जो है बहुत हैवी महसूस होने लगा, कि एज इफ देयर इज समबडी स्टैंडिंग. तो वैसे बहुत महसूस हुआ था ये जब मैं लिख रहा था किताब. मेरे घर के एक बाथरूम है जो जहाँ पे हर रात सुनाई देता है कि स्विच किस कोई ऑन कर रहा है, कोई ऑफ कर रहा है. अभी भी? अभी भी. तो या तो इमेजिनेशन है या तो कोई और फ्लैट से कुछ, बट उतना बारीकी आवाज़ जो है कि इतना दूर कैसे पहुंचेगा. क्योंकि बाथरूम मेरे घर के रूम के ठीक बाहर ही है, तो टक टुक करके आवाज़ आता था. तो आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड राइटिंग दिस बुक, इसीलिए बहुत टाइम लगा. बट आई डू बिलीव. और बचपन में मैं बोर्डिंग स्कूल में था, कालिम्पोंग करके एक जगह पे. तो एक रात क्या हुआ कि हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, भूत वूत की जैसे होते बच्चे. आई वॉज इन क्लास 9, आई थिंक क्लास 9 में था. तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, ये वो. और मिडल ऑफ द नाइट आई गॉट अप, एज इन, एक तो मैं देख रहा था, एक सपने में मैं देख रहा था एक एल्बम, और एल्बम के अंदर मेरे ग्रैंडफादर का फोटोग्राफ. ही स्माइलिंग एट मी. तो आई केप्ट टर्निंग द एल्बम इन माय ड्रीम, और वही एक ही वो था. And I woke up from my sleep and my grandfather was standing at the foot of my bed. Okay. तो I thought कि imagination होगा. फिर मैं डर गया, फिर मैं सो गया.
अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस से फ़ोन आया कि किसी ने भेजा कि द हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू। तो मैं सोचा अब क्या किया मैंने, अब तो फिर से कुछ केनिंग वेनिंग मिलेगा, क्या शैतानी के मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि क्या, क्यों बुलाया होगा, क्यों बुलाया होगा। पता चला कि कलकत्ता से न्यूज़ आया कि माय ग्रैंडफादर हैड एक्सपायर्ड, Oh, सो ही हैड कम टू से गुड बाय to you. टू मी। एंड बिफोर आई वॉज गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल, 1 महीना पहले इस इंसिडेंट के, मैं घर पे था, छुट्टी पे था, तो मैं अपने ग्रैंडफादर को हग किया, एग्ज़ाम के बाद में आके मिलूंगा। तो ही सेड इट विल बी टू लेट। तो मैं बोला अरे भाई आई सेइंग लाइक दैट। ही सेड नो नो इट विल बी टू लेट, इट्स ओके, तू जा। एंड देन विद इन 1 month ही एक्सपायर्ड एंड देन ही हैड कम टू से गुड बाय। सो या सो आपने जो स्टोरीज़ के बारे में बात की इस बुक की, ये स्टोरीज़ के बारे में आपको कहाँ से पता चला? और जब आप लिख रहे थे, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, सो बेसिकली कोई कैरेक्टर्स वो जो आप लिख रहे थे वही आपको दिख रहे थे? या वो क्या था वो पूरा माहौल? नहीं, there was the characters, but there was some kind of presence in the room, in the house, that one can feel, ओके। you know. It wasn't कि एकदम कि टेबल के उधर बैठ के बोल रहा कैसे हो गई वो, but one can feel the air change in the room, start feeling heavy, as if somebody is standing behind you. So that kind of a feeling वो हो रहा था तब जब मैं ये किताब लिख रहा था। तो पता नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को भूत दिखती है। Sometimes when you see a kid looking into some corner कि है करके हंस रहे हैं, तो पता नहीं उनको दिख रहा होगा। और जब आप ये स्टोरीज़ लिख रहे थे, आपको इनके बारे में कहाँ से पता चला? और आप इसमें से कोई एक स्टोरी जो हमें बताना चाहो, को जो सबसे आपकी जो सबसे फेवरेट है? So I chose 6 places to write about. इसमें है, एक तो है भानगढ़ के ऊपर लिखा मैंने। तो ये स्टोरीज कैसा है कि हर हॉन्टेड जगह जो है उसके पीछे कोई कहानी है, जैसे हम डिस्कस किए। तो मैंने क्या किया, वो कहानी जो है, हिस्ट्री जो है, वो लेके आया और मॉडर्न डे कैरेक्टर्स को हम उस जगह, उस लोकेशन पे मैंने घुसा दिया। अब क्या होता है उनके साथ इज द स्टोरी। ओके। जैसे वो भानगढ़ में जाता है, एक कपल होता है जो ऐसे बिना परमिशन के घुस जाते हैं क्योंकि उनको प्रूव करना होता है कि भूत भूत है नहीं। देन दे गेट अटैक्ड। सो जैसे अग्रसेन की बावली जो है, हम कहते हैं उसमें कोई निशी रहती है जो बुलाती है सबको। तो वो पानी कैसे सबको हार्म करता है, दैट इज द स्टोरी। तो आई हैव टेकन द ओल्ड फोकलोर जो बैकग्राउंड स्टोरी था और एक मॉडर्न स्टोरी को मैंने दोनों को मिश्रण कर दिया, मर्ज कर दिया, मेटाफिक्शन के हिसाब से। तो इसमें है भानगढ़ है, अग्रसेन की बावली के ऊपर है, फिर लोहा घाट में एक लोकेशन है जिसको व्हाट वाज इट कॉल्ड, इट्स अ हॉस्पिटल, इट्स अ हॉस्पिटल लोहा घाट में, जहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करता था। स्टोरी ये है कि एक डॉक्टर हुआ करता था और वो, उसका जो खासियत था कि वो पेशेंट को देख के बता देता था कि आप एग्जैक्टली इस दिन पे मरोगे, ठीक है, और वो मरता था। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर जो था वो साइको था। वो क्या करता था, वो एक्सपेरिमेंट करता था ह्यूमंस के ऊपर। उनको जानना था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो वो ऐसे पेशेंट को लेता था, ठीक है, और हॉस्पिटलाइज करता था। और सपोज बोला है आपको कि जो है सागर 22 अक्टूबर
सुबह 5 बजे देहांत हो जाएगा तुम्हारा। तो वो क्या करता था, उस दिन 22 अक्टूबर को रात को आपके ऊपर ऑपरेशन चालू कर देता था कि ब्रेन निकाला, ये निकाला, देखते हैं कि क्या होता है, ये होता है, वो होता है, और सवेरे बोल देता था कि ये तो मर गया। तो सब सोचने लगा कि ये सचमुच इसको आता है, बट एक्चुअली ही वॉज किलिंग पीपल, ही वॉज मर्डरिंग पीपल। तो लोहा घाट में ऐसे एक ये ट्रू लोकेशन है, स्टोरी है। ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। बट व्हेन आई गॉट इन टच विद द फैमिली, जो वहाँ पे अभी ओनर है वहाँ पे, हम्म, तो वो बोला कि नहीं, हम तो इधर ऐसे कुछ सुना नहीं था इसके बारे में। एबट माउंट करके जगह का नाम है, और एक हॉस्पिटल टाइप स्ट्रक्चर है वहाँ, एक चर्च है, और बोलते हैं कि हॉन्टेड है, क्योंकि जो पेशेंट्स मर गए तो वो शायद वहाँ पे हॉन्ट करते हैं। और अभी तो शायद वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट टाइप कुछ बन रहा है वहाँ पे। ओके। एक ज़माने में था कि कोई लोकल्स उधर जाता भी नहीं था रात को, बट अब शायद वो उतना अभी है नहीं। ओके। और फिर क्या होता है ना कि जनरेशन के ऊपर जनरेशन ना, जो चींटी होती है 1960 की चींटी जो है, बोल बोल के अभी 2025 में हाथी बन गया ओके। है ना। जनरेशन टू जनरेशन ऐड कर रहा है मसाला। पता है उधर क्या होता था, तो ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पता है उसके, तो वो ऐड होता जाता है। तो सम स्मॉल इंसिडेंट नाउ हैज बिकम दिस बिग। करेक्ट। और सोशल मीडिया वाले तो है ही, पहुंच जाते हैं अपना फोन लेके, यही है वो जगह, यहाँ पे भूत है। तो उधर भी है, तो एक मिथ जो है वो बनता जाता है ओके। कोई भी जगह के ऊपर। जैसे आप जब शूट कर रहे थे फियर हम्म। फाइल्स या फिर सावधान इंडिया, ऐसे कोई जगह पे ऐसा कभी आपको लगा कि यहाँ पे शूट कर रहे हैं और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पे हुई? हाँ, एक वो था, हम चाइना क्रीक में शूट कर रहे थे। चीना क्रीक कहते हैं, थोड़ा सा दूर है वहाँ पे। तो जंगल का सीन था, और बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है। हमें तो विश्वास नहीं था कि अच्छा ठीक है कोई, बट वी वर शूटिंग देयर एंड द लाइट्स केप्ट गोइंग ऑफ। जो भी हम ट्राई कर रहे थे, वो जनरेटर के साथ शूट कर रहे थे वहाँ पे, वो जनरेटर ब्रेक डाउन हो गया अचानक से। वो बंदा बोलता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा कि क्या खराब है, सब तो सही लग रहा है। फॉर हाफ एन आवर lights went off, then it came back on, we managed to get the generator back on, फिर से लाइट चली गई। तो it was as if something was preventing us from shooting over there. ये कौन सा एपिसोड था या कौन सा? ये तो याद नहीं है कि इतने सारे एपिसोड कर चुके हैं। चीना क्रीक में वो इंसिडेंट याद है, और कहीं पे और एक जगह पे तो हुआ था जहाँ पे द क्रू को बहुत सारे साउंड्स वगैरह सुनाई दे रहा था एंड वो डर गए थे। अभी याद नहीं है ठीक से, ओके। बट होता है। आई बिलीव इन स्पिरिट्स एंड घोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो है। ओके। अगर बात करें मतलब तंत्र विद्या की, अगर हम बात करें, आपको कोई ऐसा केस मिला जब आप पीएफ फाइल्स या सावधान इंडिया पे जब आप काम कर रहे थे, जहाँ पे तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक या किसी पे वशीकरण करना, कंड पिशाचनी, ऐसे आपने सुने ही होंगे, इस सब चीज़ से भी कोई ऐसा स्टोरी आपको मिला था? जिन के बारे में मिला था, जिनके बारे में? जिन के बारे में मिला था एक असली कहानी। किसी के ऊपर वो जिन ने पूरा शरीर के अंदर चला गया और फिर कंट्रोल करने लगा। क्या थी वो स्टोरी? ये हुआ था लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पे एक फैमिली हुआ करता था। तो देयर वाज अ इविल जिन हु यूज्ड टू स्टे इन दैट हाउस, और वो रूम जो है बहुत सालों से
बंद पड़ा था। हम्म, वो पुराने हवेली जैसे होते हैं लखनऊ के, तो उसमें एक जो रूम था वो हर वक्त बंद रहता था और सबको बोला जाता था कि मत मत खोलना वो। तो कोई नया सर्वेंट वगैरह आया था हम्म, और खोल दिया कि वो की सफाई वगैरह करना है। तो उसके बाद से जो डॉटर था उस फैमिली का, शी स्टार्टेड बिहेविंग वियर्डली, कि समझ में नहीं आ रहा था क्या है, ये है वो है। तब पता चला कि उनके ऊपर जिन हुआ है। जिन है। देन somebody had to be called in to do all the rituals वगैरह। तो फिर निकला। ऐसा ऐसा हुआ है कभी कोई भी कहानी आप लोगों ने बनाया बट एट द एंड ऐसा बोला गया कि इस कहानी को आगे मत दिखाना, या फिर प्रेशर किया गया कि ये चीज़ मत दिखाना, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ कि ये चीज़ हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, ये कहानी हम नहीं बता सकते? नहीं, क्या होता था कि चैनल को हर वक्त कंप्लीट स्टोरी चाहिए होता है। हम्म, दे डोंट वांट कि ये सस्पेंस हो, या क्योंकि व्यूअर को भी वो चीटिंग लगता है हम्म, कि अरे यार पूरा स्टोरी बता दिया, किलर को ने वो नहीं बताया और छोड़ दिया कि भाई आप ही देखो किसने मर्डर किया है, आप ही सोच लो। तो वो नहीं चाहिए। तो वी यूज्ड टू टेक स्टोरीज दैट यूज्ड टू हैव अ प्रॉपर एंडिंग। तो उस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर दिए। और इस राइटिंग सेक्शन में जब भी आप जो आपने मसाला डालने वाली बात बोली, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एज अ व्यूअर्स को, अगर क्योंकि व्यूअर्स देखना चाहते हैं और वो ये इसलिए देख रहे हैं कि मसाला जब मैं बोलता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट, इट्स द वे यू राइट अ स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आया सागर को मारने आज, ठीक है, और न्यूज़पेपर बोलेगा सागर को, तो अनिर्बान आया रिसेप्शन में, बोला सागर कहाँ है। सागर आया, मैंने धो घोप घोप करके दो घोप दिया मैंने तेरे को, ठीक है, चाकू, तू मर गया रिसेप्शन के पास, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंड। नाउ व्हेन आई एम राइटिंग अ स्क्रीन प्ले, आई हैव बिल्ट द कैरेक्टर अप ऑफ सागर, कि सागर एक पॉडकास्टर है जो ऐसे हॉरर के ऊपर पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, बहुत अच्छा नेक इंसान है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो आई हैव बिल्ट यू अप। नाउ इफ आई शो यू कि हाँ वो आया मार दिया चला गया, देयर इज नो ड्रामा। फॉर सेक ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग, देन आई चेंज इट अ लिटिल बिट, कि अनिर्बान आया रिसेप्शन में, बोला कि सागर से मिलना है। रिसेप्शन ने पूछा अपॉइंटमेंट है क्या, बोला नहीं। बोले तब तो सर मिलेंगे नहीं आपसे, आप पहले अपॉइंटमेंट लेके आइए। अनिर्बान ने क्या किया, अनिर्बान टेंशन हो गया, बाहर गया वो ऑफिस के, वेट किया, फिर वापस आया, फिर पूछा। सो आई हैव बिल्ट अप अ स्टोरी, राइट। आई इरिटेट द receptionist so much that she is forced to call you. दिस इज मसाला। That is masala. And I am intercutting na. When I am telling a story like this, I am intercutting. Audience सोच रहा है मेरा प्यारा सागर को कुछ होना नहीं चाहिए, because I built you up as a character, right? गर्लफ्रेंड है, इश्क करता है, बहुत प्यारा नेक इंसान है सागर, ये है सागर वो है। अब ऑडियंस सोचे माय गॉड, इसको बाहर नहीं आना चाहिए यार, इसको पता भी नहीं है। इंटरकट में सागर को बोल रहा हूं, सागर बोले आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट यार, ठीक है। ऑडियंस बोले शिट डोंट गो टू द टॉयलेट, वो तो उधर ही है। दैट इज मसाला, व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर स्क्रीन, राइट। ओके। और व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, देन यू हैव टू, आपको ऑडियंस का हाथ पकड़ के ले जाना है। ओके। तो आपका ये जो प्रैक्टिस है लिखने का, इस तरीके की फील्ड में, मतलब लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है, बट इसके पीछे का जो बैक स्टोरी बनाना लिखना काफ़ी ड्रेनिंग तो होता ही होगा ऑफ कोर्स। बहुत।
तो आप इसको रिकवर करने के लिए आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या फिर कुछ चीज़ फॉर एग्जांपल पूजा पाठ हो जाए या फिर कोई मेडिटेशन, आप क्या-क्या प्रोसेस और आप किस तरीके से अपने आप को चार्ज अप करते हो? चार्ज अप तो जब मैं वो सीरियल किलर वाला किताब लिख रहा था, पूरा 1 साल लगा था, तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस सीरियल किलर के हेड के अंदर बैठ गया था मैं। I started thinking like the serial killers, why they did what they did, क्यों किया उन्होंने, कैसे किया, सब कुछ तो मैं उनके दिमाग के अंदर बैठ के ये किताब लिखा है। और वो एक हैप्पी जगह नहीं है बैठ के किताब लिखना, तो इमोशनली बहुत ड्रेन हो गया था मैं। बट फैमिली वॉज देयर टू सपोर्ट, ये वो, मैं बीच बीच में ब्रेक लेता था। आई यूज टू डू बिट ऑफ मेडिटेशन, अब तो वो हो ही नहीं पा रहा है। और दैट इज़ हाउ आई यूज टू कीप माई सेल्फ बिजी। और आई यूज टू ऑल्सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज राइटिंग 2 बुक्स एट द सेम टाइम। तो एक सीरियल किलर वाला लिख रहा था और एक बच्चों के लिए भी लिख रहा था। तो बच्चों के लिए मैं पूरा एकदम बच्चा बन जाता था लिखने के टाइम, तो मेरा जो भी टेंशन था उस सीरियल किलर किताब से, तो वो निकल जाता था। तो देन अगेन आई यूज्ड टू गो बैक इनटू सीरियल किलिंग। अच्छा, तो वैसे करके मैंने अपने आप को संभाला। ओके। तो घर वालों ने कभी बोला नहीं इस तरीके की चीज़ें मत लिखो? नहीं, उनको भी उनका क्या, अभी वो कुछ बोलते नहीं है। सावधान इंडिया शो किए थे तब से क्राइम के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो उनको लिखो, क्या करना तुमको, लिखो जो लिखना। और मैं सिर्फ ट्रू क्राइम नहीं, मैं बहुत अलग अलग जॉनरा के किताब लिखता हूँ। जैसे ये है हिल्स आर बर्निंग, ओके। तो दिस इज अबाउट माय ओन लाइफ। अच्छा, तो क्या बोलती है? ये किताब जो है 80 के दशक में, मैं सेकेंड हाफ ऑफ द 80s, मैं बोर्डिंग स्कूल में था कालिम्पोंग में। तो और तब मैं 14 साल का था। तो उस दौरान गोरखालैंड आंदोलन करके एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। करेक्ट। सो दैट इज द स्टोरी कि हम जब बच्चे थे तो हमने क्या देखा। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स ग्रोइंग अप इन अ बोर्डिंग स्कूल। ओके। और उनके साथ क्या हुआ, मौत का सामना करना पड़ा था, वो सब। तो दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टोरी। तो जैसे आपने 3 दोस्तों की कहानी बताई 1866 वो था 1986। 1986, यस 1986। तो इस कहानी में बेसिकली 3 दोस्त, आपके 2 दोस्त, उसकी कहानी है। हाँ, क्या इंसिडेंट हुआ था? ना बहुत कुछ हुआ था। तब हम बोर्डिंग स्कूल में थे, और बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि हम एक साथ बहुत प्रोटेक्टेड हुआ करता था कि कैंपस के अंदर रहना जुलना। जब ये आंदोलन चालू हुआ, रेवोल्यूशन जब चालू हुआ, तब हमारा लाइफ भी बहुत अफेक्ट कर गया, क्योंकि वो स्कूल के अंदर आ गया था वो रेवोल्यूशन। और बहुत सारे बच्चे जो डे स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो टाउन से आता था, उनके साथ क्या हुआ। तब बहुत वायलेंस हुआ करता था उस ज़माने। बहुत के एक दोस्त थे, उनका पिताजी को मार दिया। मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने और हमारे ऑडियंस को बताएं कि बेसिकली गोरखा हुआ क्या था, ताकि वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाए। गोरखालैंड रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी सिंपल सा एक्सप्लेन करने में जाऊं तो लैंग्वेज का इशू था कि दे वांटेड नेपाली टू बी included as one of the official languages of India. It started off with something called the भाषा को लेके शुरू हुआ था रेवोल्यूशन। हम जब बोलते हैं नेपाली, that doesn't mean only the people of Nepal speak Nepali. We have Indian Nepali speaking people as well, and for hundreds and hundreds of years, right? तो एक ये वो Indian language है। So this is the revolution was based on कि we are so different from rest of India, we want our own state to govern ourselves। क्योंकि उस जमाने में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करता था, वो कुछ कर नहीं रहा था पहाड़ों के लिए। तो एक वो था। दूसरा था कि भाई लोकल जाके सब
नौकरी ले रहे हैं हमारे, ये है वो है, तो व्हाट अबाउट लोकल पीपल, तो वो एक था मूवमेंट कि आर लोकल पीपल डिजर्व जॉब्स, ये वो करके. बट मोस्टली इट वाज अबाउट आइडेंटिटी, दैट वी आर नॉट Nepalis, we are Indian Nepalis. And we are Gorkhas, and therefore we want a separate state. तो वो एक बेसिक समझाया मैंने, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. और जैसे एक 1920 इंडो नेपाल ट्रीटी है जिसमें कहते हैं कि भाई आप अगर नेपाल से आ रहे हो इंडिया तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री एंट्री एग्जिट कर सकते हो. तो इंडियन नेपाली को, जो इंडियन गोरखाज है, वो कहने लगा कि भाई नेपाल से जो आ रहा है वो हमें डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया सोच रहे, इंडिया सोच रहे कि नेपाली मीन्स यू आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, बट इट्स नॉट दैट. वी बीन बॉर्न हियर 300, 350, 400 साल से हम लोग यहीं पे हैं, हमारे जो लिनियज है. तो हाउ कैन यू कंपेयर अस to Nepali, right? So they wanted that 1920s Indo-Nepal friendship treaty to be dissolved. Okay. कि भाई जो नेपाल के वो नेपाल में रहो ना, या तो वीजा लेके आओ, ये हमारा आइडेंटिटी क्यों डाइल्यूट कर रहे हो. Okay. तो वो और एक मुद्दा था. तो बहुत सारा वो था, बट इट वाज मोर अबाउट इंडिपेंडेंस. तो उस जमाने में सीआरपीएफ को भेजा गया था उधर कंट्रोल करने के लिए. अफवाह ऐसा भी था कि लोग बोलते थे कि जो सीआरपीएफ गए वो कान में उनका बाली हुआ करता था, और ऐसे हैंडल बार मुस्टैश हुआ करता था, या बड़े बड़े साइड लॉक्स हुआ करते थे, तो जैसे डकैत जैसे. तो अफवाह ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंबल से डकैत को उठा के सीआरपीएफ बना के भेजा है कि लोगों को मारो. ओके. अच्छा. तो दे यूज्ड टू वेयर ब्लैक टू हाइड देयर फेस. और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा था वेस्ट बंगाल में घुसने के लिए, क्योंकि वो घुस नहीं पा रहा था स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि 35 साल सीपीआईएम ने रूल किया था, तो उनको अनसेटल करना था. तो वो सेंटर से गेम खेल रहा था. तो बहुत कुछ एक कॉम्प्लिकेशन था, और सीआरपीएफ वालों ने जाके बहुत ही वो किया. उन्होंने कालिम्पोंग के शहर में रेप, मर्डर, वो सब वो खुलेआम वो होने लगा. खुला हाथ दे दिया था उन लोग कि शूट एट साइट. तो ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो पुरुष थे हर फैमिली को, वो रात को जंगल में जाके रहता था, क्योंकि रात में सर्चिंग हुआ करता था. अटैक कर देगा. कि सीआरपीएफ आता था, दरवाजा खोलो, कोई मेल मेंबर है तो उसको तुरंत उधर ही गोली मार दो. तो बहुत ही खतरनाक हो गया था सिचुएशन. तो उसके बारे में ये किताब है, और हमने क्या देखा. आपने भी काफी चीजें देखी होगी फिर तो. हाँ, बचपन में बहुत कुछ देखे हैं. कटे हुए सर दिखे हैं, ऐसे रखा हुआ है रेलिंग के ऊपर, प्लाजा बैग के अंदर, बहुत कुछ देखा है. और तो वही कि हम जब बड़े हो रहे थे तब हमें बोला गया था कि भाई गोरखा लैंड मांगने वाले सब गलत हैं, वो टेररिस्ट है, और जो सीआरपीएफ है या कानून वाले हैं वो सही है. एक्चुअली वो था नहीं. जब ये सब हो रहा था, आप इतने छोटे थे, आपने बोला आपने ऐसे सर कटे लोगों को देखा, ऐसे लाशें पड़ी हुई, कैसा फील होता है एक बच्चा अगर इस तरीके की चीज़ें उसके सामने दिखती है? क्या फील था, क्या थॉट था आपका? और क्या ऐसा कुछ मुझे बताना चाहो, कुछ इमेजिन कराना चाहो कि मैंने इस तरीके से मेरे सामने किसी को काटते या लाश होते देखा? डर, बहुत बहुत डर. हम जानते थे कि शायद हमारे साथ होगा नहीं, क्योंकि हम बोर्डिंग स्कूल में थे उस ज़माने में, बट फिर भी हमने जो देखा है वो एक बच्चे के लिए, आप सोचिए 12 साल, 13 साल, 14 साल का बच्चा देख रहा है एक कटा हुआ सर जो रखा हुआ है रेलिंग पे,
वो नेट वाले बैग के अंदर किसी हम्म। का कट के रख दिया है। तो इट्स अ साइट कि हम आज तक मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो मेंटली तो अफेक्ट करता ही है। कि हम हर वक्त डरे हुए रहते थे तब उस ज़माने में। मेरे जो दोस्त हैं, इस किताब में भी जिक्र है उनका, एक दिन फायरिंग चल रही थी टाउन में। एक उधर मेडिकल दुकान चलाता था एक बंदा, तो वो बंदा आके वो इनके फैमिली को बोला कि भाई अंदर जाओ, बाहर मत आओ। हम्म। तो उसी दौरान सीआरपीएफ वाले ने आया और इनको गोली मार दिया, जो आया था वार्निंग देने के लिए। तो मेरे दोस्त ने देखा उसके सामने ऐसे कि उसका जो छाती है फट गया है, खून निकल रहा है। 14 साल का बच्चा, ये सब देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज जो गाजा में हो रहा है वही हो रहा है, हाँ, वही हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में भी जो दिखाया गया था, आई गेस उस तरीके की कुछ विजुअल्स। तो अभी व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वॉर, वो तो ट्रॉमा है। वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। अभी तो नहीं, अभी ये जो किताब था इसमें से मैंने पूरा भड़ास निकाल दिया, बस हो गया। अभी Okay. मेरे सिस्टम से फ्लश हो गया वो। ओके। आपकी जो एक दूसरी बुक है स्वाइप राइट टू किल, मेरे को उसके बारे में जानना है कि जो एक सीरियल किलर के बारे में, राइट? सीरियल किलर के बारे में नहीं है, ये है स्वाइप राइट टू किल जो है टेंडर मर्डर केस। टेंडर मर्डर केस। तो वहां पे क्या हुआ कि प्रिया सेठ करके एक लड़की है जयपुर में। वो आता है जयपुर शहर, उसका एक्चुअल घर है फलना, फलना करके छोटा सा गांव है। तो वहां पे वो टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। लेकिन वो जयपुर में जब आई तो पता चला कि भाई मेरे जैसे तो लाखों हैं ओके। और अमीर है, ये इनके लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो वहां से उनका एक सपना चालू हुआ कि मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वहां से उनका जो मोडस ऑपरेंडी चालू होता है कि उस जमाने में बहुत डेटिंग साइट्स हुआ करता था या एस्कॉर्ट साइट्स हुआ करता था, जहाँ पे फ़ोन नंबर दिया जाता है कि कौन से भाई साल की ये बात? दिस इज 2000। सो शी स्टार्टेड आई थिंक अबाउट 2014 शी स्टार्टेड when she came to Phalna, if I'm not wrong. And then the crime took place in 2017-18. ओके। So she used to put her number on these escort sites. ठीक है, तो जाते थे, बुकिंग ले लिए तो होटल में जाती थी, ये बोलते पहले पैसे दो, वो पैसे लेके वो भाग जाती थी। ओके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खुद एक फॉल्स एस्कॉर्ट सर्विस टाइप खोला। ओके। तो उधर भी जाती थी वो, तो बोलते थे पहले पैसे दो, मैं गाड़ी में रख के वापस आ रही हूँ। तो वो निकल जाती थी पैसे लेके। उनको पता था कि ये लोग जो एस्कॉर्ट सर्विस के लिए आते हैं वो मैरिड होते हैं। ठीक है, वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे अपने बीवी के सामने, है ना, और पुलिस भी बोलेगा ये तो इलीगल है। तो उस कैलकुलेशन के ऊपर पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी चली और करोड़ों रुपया उन्होंने ठगा। ठीक है, और ये चला, 2 बार अरेस्ट भी हुए थे लेकिन पुलिस छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने वो वुमन कार्ड वाला एंगल प्ले किया कि मैं तो लाचार हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं छोड़ दीजिए, मिस्टेक हो गया, ये वो करके छोड़ दिया। इनको चाहिए था एक बड़ा सा रकम। तो गर्ल, उनका जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ मिलके एक बंदे को वो किडनैप करती है जो अमीर ओके। होता है टिंडर पे।
और ये है वो कहानी, बिकॉज शी एंड्स अप किलिंग दिस मैन and packing him in a suitcase. This became known as the Jaipur Tinder murder case. अच्छा. तो मैं पूरा एंडिंग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें ये किताब. प्रिया सेठ करके अभी हाल ही में फिर से न्यूज़ में आई थी कि शादी हुआ है इनका प्रिया सेठ का. शी फाउंड समवन इन जयपुर जेल अच्छा. who is accused of murdering 5 people. तो अभी सेम टू सेम मिल रहे हैं. इसको लिखने का कहाँ से आपको आइडिया आया और इसकी मतलब इसका जर्नी मुझे बताइए, जब आप इस पे रिसर्च की और आपने इस पे जब लिखा. मुझे ये किताब लिखने का आइडिया एक्चुअली आया था सावधान इंडिया के दौरान. और अगर आप YouTube जाएं और आप टाइप करें जयपुर टिंडर मर्डर केस, तो उसमें आपको एक वीडियो आएगा जहाँ पे प्रिया सेठ के साथ एक इंटरव्यू हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर. वो वीडियो शूट किया था एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज. ओके. दीपिका जी का स्पेशलिटी है कि वो मर्दों के लिए फाइट करते हैं. क्योंकि विमेन जो हैं दे टेक एडवांटेज ऑफ आवर लीगल सिस्टम, क्योंकि जो लॉ है वो काफ़ी बायस्ड है फॉर द विमेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक औरत, शादीशुदा औरत जाके पुलिस स्टेशन में बोलता है कि माई हस्बैंड इज हिटिंग मी, द हस्बैंड विल बी पिक्ड अप विदाउट एनी क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अ लॉ, राइट. तो दीपिका जी फाइट करते हैं ऐसे मर्दों के लिए जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं औरतों के हाथ में. ओके. So she went and interviewed Priya Seth, I think within 3 days of her being arrested. So that video became viral. मैं भी वो देखा था वीडियो. और अगर आप देखोगे वो वीडियो तो आप नोटिस करोगे प्रिया सेठ का एक्सप्रेशंस, कोई पश्चाताप नहीं है, नथिंग. हंस रही है. 2 दिन पहले किसी का कत्ल किया है पर आज वो हंस रही है. दैट इज वॉट फैसिनेटेड मी. वो देख के मैं बोला कि यार इसके हेड के अंदर मुझे जाना है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल शी इज. दैट इज व्हेन ये बीज बोया गया. ये जो साइकी की बात हुई अभी कि इसने इस तरीके का सोचा या फिर इस तरीके के इसके दिमाग में आई, आपको क्या लगता है? आपने जब लिखा तो आपने भी उस तरीके से, क्योंकि एज अ राइटर जब आप लिखते हो तो आपका भी पर्सपेक्टिव उस तरीके से ही वर्क करता है. आपने बोला आप ड्रेन भी फील करते थे. आपको क्या समझ में आया? ऐसा क्या रीजन था? ग्रीड. सिंपल. प्रिया सेठ का केस में ऐसा नहीं था कि वो उसका मानसिक संतुलन कुछ खराब था, ये था, वो था, कुछ नहीं. शी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट con women of the country. Okay. मानसिक से she is absolutely sharp. एकदम शार्प है वो. She knew exactly what she was doing. It was because of greed. She wanted money, more money, more money. आपने ग्रीड की बात की. मैंने जितना भी अभी तक लोगों से बात किया है, जो ग्रीड, लालच है, इसका एक और शॉर्टकट है जो होता है तंत्र विद्या से. लोग तंत्र विद्या से लोग बहुत चीज़ें वशीकरण करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लैक मैजिक ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लो, किसी पे वश करना है या किसी से कुछ लूटना है, किसी को मारना है, कहीं ना कहीं बदला या लालच होता है. आपका इस पे क्या टेक है? और तंत्र विद्या आप उसके से कितना रिलेट करते हो? तंत्र विद्या के बारे में मुझे कुछ पता नहीं. अच्छा. So to speak about it also will be bad. Okay. जो मैंने कभी स्टडी नहीं किया है, मुझे ऊपर से मालूम है. I know it is very serious. It exists. Right? I also know कि ऐसा भी है कि वशीकरण होता है. So I believe in all of this. But I have not studied कि भैया इतना डीप मैं कभी गया नहीं. कोई केस कभी आपने देखा ऐसा कुछ?
जेलस तो बोलते हैं कि भाई किसी का अचानक सा कोई बिजनेसमैन है जो अरबों रुपए में प्रॉफिट कर रहा है, अचानक से कैसे वो हो जाता है, ओवरनाइट डिजास्टर कैसे हो जाता है, उसमें हो जरूर कुछ कुछ ना कुछ होगा। और ऐसा भी तो होता है, जैसे कि हमने ये भी सुना था एक बार हनी सिंह पे या फिर ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज पे भी वशीकरण हो जाता है, होता है। ग्रीड ग्रीड के कारण ही होता है। ये साइकी के तौर पर मुझे ये जानना था कि लालच हर इंसान को क्यों चाहिए होता है आपके लालच और हिसाब से? जेलसी। लालच एंड जेलसी क्यों एक इंसान Jealousy. को इस तरीके से बना देता है कि वो शॉर्टकट पे जाता है रादर देन खुद पे मेहनत करने। इंसान हम है ही ऐसे घटिया। इंसान जो है वो सबसे स्वार्थ जो है हम है। इंसान, जानवर भी इतना नहीं है। वी आर द वर्स्ट काइंड ऑफ लिविंग क्रीचर्स जो ह्यूमन है ना। तो हम ईगो के लिए, लालच के लिए, जेलेसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम थोड़ी ना सोचते हैं, थोड़ी ना सोचते हैं। ओके। अभी जंग छेड़ी गई है ना। वॉर हो रहे हैं। वो इजराइल और अमेरिका ने एक बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला कर दिया, कुछ 280 या कुछ बच्ची मर गए ईरान में। तुम वो करो ना, यू अटैक द मिलिट्री साइट्स। अगर जंग छेड़नी है तो दैट यू कांट अटैक स्कूल्स एंड डू दैट। करेक्ट। आपको क्या लगता है हमें सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए, भूत अपने से? आप से, अपने आप से। ओके। क्योंकि ये ब्लीप कर देना, लेकिन इंसान जो है ये होते हैं, ब्लीप कर देना, क्योंकि हम है ही घटिया। तुम देखो ना, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? कोई बंदा ने जाके गोट को रेप कर दिया। हम क्या हैं? आप समझ रहे हो? वी आर द वर्स्ट, वी आर द वर्स्ट। हम पॉलिटिक्स के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए, पोजीशन के लिए हम अपने माँ बाप को बेच देते हैं यार। ट्रू। ये अपने काफी गंभीर तुम एकदम लेके गए। अब निकलो वहां से, चलो कुछ लाइट बातें करते हैं। जैसे कि मतलब मुझे ये जानना था, आपने जिस तरीके के केसेस की बात की, अभी सावधान इंडिया भी ले लीजिए, उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ये क्रिमिनल केसेस या फिर हॉन्टेड केसेस या मे बी दिस वशीकरण जो भी है, सबसे ज़्यादा केसेस कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा मिले आपको? स्टेट से देख बेटा, क्राइम हर जगह हो रहा है। ठीक है, क्राइम इज, वो किसी ने कोई बहुत बार लोग पूछते हैं व्हाई क्राइम शो। कैसे भाई? क्राइम विल नेवर स्टॉप, क्राइम विल कंटिन्यू। आप अखबार खोलो, 60% ऑफ द न्यूज इज क्राइम, है ना। तो क्राइम तो चलता ही रहेगा। अभी स्टेट में ऑल्सो व्हेन वी वर चूजिंग स्टोरीज फर्स्ट से सावधान इंडिया, हम जब चूज करते, क्योंकि हर स्टोरी तो कहना नामुमकिन है, और ऑल्सो हम ऐसे स्टोरीज डील करते थे ऑन एयर कि कुछ अलग टाइप के केस हो, है ना। तो देन वी यूज्ड टू चूज द बेस्ट ऑफ क्राइम फ्रॉम ऑल स्टेट्स। तो वो है आजकल, जैसे लॉट ऑफ क्राइम इज हैपनिंग वेयर वाइफ इज गेटिंग इन पार्टनरशिप विथ लवर एंड किलिंग हस्बैंड। जैसे वो ब्लू ड्रम वाला केस हुआ था एक, फिर हनीमून वाला केस हुआ था शिलोंग में, जाके जहाँ पे द गर्ल किल्ड हर हस्बैंड। तो ना, क्राइम इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग टाइप का क्राइम मिला है। ऐसा कोई केस या फिर ऐसा कोई स्टोरी जो आपने शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसे लाइव लिया नहीं गया? नो, नो,
we got permission to do it. कोई ऐसा जो सबसे सीरियस था, जिससे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई इसे लाइव लेने में? एक स्टोरी था मुश्किल इन द सेंस क्योंकि वो इट वाज अबाउट बंद सिंह करके एक है पंजाब में, तो दे कट ऑफ हिज हैंड्स एंड लेग, जो अपर कास्ट वाले जो होते हैं, तो ही हैज बिकम अ सिंगर, अ रेवोल्यूशनरी। अच्छा। तो उनका स्टोरी कहना वाज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि कुछ मिस्टेक हो जाए ऑथेंटिसिटी में। ओके। तो बंद सिंह जी से हम जाके मिले, उनका स्टोरी बनाया, फिर दिखाया उनको। तो एक वो ऑथेंटिसिटी का डिफिकल्टी था ओके। कि ऐसा ना लगे लोगों को कि हमने जस्टिस नहीं किया स्टोरी। इसके अलावा अगर नॉवेल्स की बात करें, जैसे कि डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हो गए, या फिर इस तरीके के क्रिमिनल वाले चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आई थिंक इंक्लाइंस है वेस्ट बंगाल में, और बंगाल में इस तरीके के बहुत सारे नॉवेल्स बहुत चलते थे। वो तो हर जगह चलते थे, सिर्फ बंगाल में नहीं। बट ब्योमकेश बख्शी सबसे वो ज़्यादा ब्योमकेश famous- बख्शी वहाँ का कैरेक्टर है कलकत्ता का, या फेलुदा ले लो सत्यजीत हाँ, रे के, फेलुदा। वो भी बंगाल पे सेट है। बट देयर आर सिमिलर कैरेक्टर्स डाउन साउथ इन केरला। देयर इज अ डिटेक्टिव कैरेक्टर इन केरला। और आप ले लीजिए हमारे जो सबसे पॉपुलर लिटरेचर फॉर्म पल्प फिक्शन है ना, सुरेंद्र मोहन पाठक जी को ले लीजिए, अमित खान को ले लीजिए, दे आर ऑल्सो राइटिंग द सेम डिटेक्टिव स्टोरीज एंड इनफैक्ट दे आर वेरी पॉपुलर। जो हम अंग्रेजी में जो हम लिखते हैं बुक्स, हमें लगता है कि यार 20,000 कॉपी बिक गए तो हम एकदम हीरो बन गए। पल्प फिक्शन, ईच नॉवल सेल्स एटलीस्ट 50, 60, 70,000 कॉपीज। हम बात ही नहीं करते उसके, क्योंकि लगता है कि डाउन मार्केट है। एक इमेज हो गया ना, अर्बन वाले जो हैं, गेट कीपर्स जो हैं शहर के, बोलते यार पल्प फिक्शन वाला जो है। It's only once we had things like Mirzapur come in, which started showing a different side of यूपी। UP, or you had Panchayat come in, या you had Gullak come in, right? तो हम तो जैसे बधाई हो जैसे दिल्ली का एक ऐसा फैमिली को दिखाया था, which then after that became popular। सबको वही टाइप का फैमिली बनाना था। गजराज राव सर का तो निकल पड़ा क्योंकि हर फिल्म में वही आते रहे। बट द थिंग इज कि वी पुट एवरीथिंग अगेन इनटू बॉक्सेस कि भाई हिंदी लिटरेचर होगा तो सही नहीं होगा। ये बात एकदम ही गलत है। जैसे कि जब आपने ब्योमकेश बख्शी पढ़ा होगा बचपन में, तो आपका कैसा रिएक्शन था? और आप कहीं ना कहीं बहुत सारे बुक्स भी उस तरीके के लिखे हो। आपने क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल जैसे सीरीज को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। आपका इंटरेस्ट इधर गया कैसे? बचपन से गया या फिर? हम वही हम बात कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि बचपन में हम लोग जब किताब पढ़ते थे, किस तरीके की किताब पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो राजा रानी की कहानी, कि राजा के सिंदूक से कुछ चोरी हो गया, दैट इज क्राइम। करेक्ट है ना। नॉडी वगैरह पढ़ते थे बचपन में, तो नॉडी का गाड़ी चोरी हो गया, वो भी क्राइम। तो बचपन से ही तो हम क्राइम ही पढ़ते आए हैं, है ना। अगेन फेलुदा, ब्योमकेश बख्शी, वो सब कुछ ही क्राइम है, एक तरीके क्राइम का ही स्टोरी है। करेक्ट। तो और क्राइम सबको अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि एक मुझे पहले तो बात यह है कि उनको लगता है कि हमारे साथ ये होगा नहीं, किसी और के साथ हो रहा है, तो सही है, एंजॉयमेंट भी मिल रहा है पढ़ के, है ना। सावधान इंडिया जैसा शो सफल क्यों हुआ? क्योंकि ऑडियंस को ना सिर्फ हम सीख दिए कि भाई आपके साथ अगर ये हो तो आपको ये करना चाहिए, एक लेसन भी हम देते थे हर एपिसोड को, तो वो पब्लिक को अच्छा लगने लगा। सो विथ एंटरटेनमेंट, क्राइम इज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। आप सोचिए, मच बिफोर यू वर बॉर्न, शोले जब रिलीज हुआ जी, शोले में सबसे
उस जमाने का खतरनाक विलेन था गब्बर सिंह। पूरा फैमिली को मार डाला, है ना, बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अगर आपको शोले याद है, जी जी याद है। गब्बर सिंह जैसा विलेन जब हिट हो गया फिल्म, तो वो पार्ले जी बिस्किट्स बेच रहे थे, एड बन गया उनका अमजद खान सर के साथ। तो बच्चे आके ले रहे उनसे कि पार्ले बिस्किट खाओ। तो क्राइम इज एंटरटेनिंग। ही बिकेम सच अ ग्लैमरस विलेन कि बच्चे भी अभी गब्बर सिंह करने लगे, कंप्लीटली फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट ये तो बच्चों को भी मारा है यार, पूरा खानदान उड़ा दिया। बच्चे वो भूल गए भाई एंटरटेनमेंट है, क्राइम है। करेक्ट। सो वी लव क्राइम। अभी इसमें दो चीज़ें मुझे जाननी है, हॉरर और क्राइम कितना एक दूसरे से मिलता जुलता है और दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्रिल मिलता है दोनों में से। अगर आप हॉरर फिल्म देखो तो एक थ्रिल मिलता है। अब अगर आप कोई ट्रू क्राइम या क्राइम का किताब भी पढ़ते हो तो थ्रिल मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सिमिलैरिटी। बट डोंट यू थिंक कि अगर कुछ क्राइम होता है तभी हॉरर भी उस पर टर्न आउट होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी की मर्डर हुआ तभी उसकी आत्मा भटक रही है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं इज इट नॉट कनेक्टेड? नॉट ऑल ऑफ इट इज कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हॉरर जो हम कहते हैं, भूत प्रेत ये सब, इट कैन बी एज यू आर सेइंग, आप जब जैसे कह रहे हो कि हाँ किसी को किसी का कत्ल हो गया तो उसका आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो आत्मा भटकने लगा, फिर डराने लगा, वो सब वो तो एक है। बट नॉट, यू कांट से कि हाँ क्राइम और हॉरर एक साथ जुड़े हुए हैं हर टाइम, वो नहीं है। बट हॉरर आई थिंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कोई भी कहानी देख लूँ, ऐसा कोई भी कहानी नहीं है जिसमें उस इंसान की मौत हुई कोई एक्सीडेंट से या फिर किसी ने मारा हो और उसको बदला लेने के लिए वो हो रहा है। आई थिंक ये एक साइड से तो कनेक्टेड तो है। व्हाट डू यू थिंक? इफ इट्स एन इवेंट, जैसे कौन सा इवेंट ले, लंबी देरा माइंस, वहां पे एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे वर्कर्स मर गए वहां पे। द क्राइम एंगल इज वॉज द माइन मेंटेन्ड और नॉट, कि क्यों वो धस गया माइन। सो दैट यू कैन से कि हाँ चलो एक क्राइम है क्योंकि जो मालिक था वो मेंटेन नहीं किया था या जो भी है, या इलीगल एक्सप्लोजन किया था अंदर जो। बट यू कांट पुट एवरीथिंग इनटू सेइंग कि क्राइम एंड हॉरर कि वो है। आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट एक अम्ब्रेला वाले जो स्टेटमेंट है कि हॉरर और क्राइम आर इंटरकनेक्टेड माइट नॉट बी ट्रू। दे कुड बी इंस्टेंसेस कि इधर कुछ हो गया, छोटा कांड हो गया तो इसी के चक्कर में वो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा अग्रसेन की बाउली ले लो, दिल्ली में लोग कहते हैं हॉन्टेड है, बट वहां पे तो कोई क्राइम नहीं हुआ था। दैट इज सपोज टू बी द वाटर स्पिरिट हु स्टेज इन द वाटर। निशी जो है, जो बुलाते हैं लोगों को और वो आप चले जाते हो और डूब जाते हो, बट देयर इज नो क्राइम। इट्स सो वैसे हो सकता है, बट लोग मोस्टली उसी तरीके से बेचते हैं, मतलब जितना मैं अगर इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड एक्सप्लेन। ओके। अगर आप ले लो भानगढ़ का स्टोरी, भानगढ़ का स्टोरी जो है, 2-3 थियोरीज हैं, क्योंकि वो गांव जो है कैसे ओवरनाइट वो खत्म हो गया। एक तो स्टोरी है कि जो एक साधु था, साधु ने बोला था कि भाई तुम पैलेस कर रहे हो, बना रहे हो, उसका जो परछाई जो है मेरे घर के ऊपर ना आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई जब सनराइज हुआ तो शैडो उसके घर के ऊपर हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई तुम सब नहीं बचोगे।
तो वो एक है। अच्छा, अभी बानगढ़ में गया तो उनका जो जो कहते जो घर है वो तो ऊपर है, स्लाइटली हायर देन द कासल, तो शैडो कैसे गिरेगा? ठीक है, बट दैट इज अ स्टोरी दैट हैज बीन सोल्ड। ओके। दूसरे हैं कि वो लव स्टोरी है, एक कि प्रिंसेस जो है, राजकुमारी जो है, कोई नीच जात के साथ उनका प्यार हो गया था एंड देन देयर वाज अ कर्स, ऑल ऑफ दैट। तो इट्स इजी टू सेल अ हॉन्टिंग विथ अ बैक स्टोरी। ओके। तो इंटरेस्टिंग भी तो हो जाता है ना। अगर तुम बोलोगे इधर एक भूत घूम रहा है, अगर तुम बोलो 10 साल पहले इसी स्टूडियो के अंदर एक वर्कर जब काम कर रहा था, इसी राफ्टर से उन्हें खुदकुशी की, पता है क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड उसे ढूंढ रहा था और उसके पास कोई उपाय नहीं था, रस्सी से लटक गया और उसका आत्मा आज घूम रहा है। अच्छा लगेगा ना स्टोरी सुन के? देन यू हैव अ स्टोरी। करेक्ट। नहीं तो बोले ये सुनना, इधर एक ना भूत आता रहता है, पता नहीं क्यों, एज अपोज टू सेइंग इधर आत्महत्या किया था, आके किताब पढ़ता है रात को, देन यू हैव अ स्टोरी टू सेल, राइट? ट्रू। सो अभी स्टोरीज की बात हो रही है। क्राइम पेट्रोल वाज द फर्स्ट सीरियल व्हिच यू स्टार्टेड, राइट? मतलब सबसे पहले आपने नहीं, आई क्रिएटेड अ शो कॉल्ड सावधान इंडिया। सावधान इंडिया, ओके। सावधान तो इंडिया। सावधान इंडिया में जब आपको ऐसे स्टोरीज जाननी होती होगी, तो कितना सच रहता था और कितना उसमें राइटिंग सेक्शन होता था, और किस तरीके से आप लोग इंस्पायर होते थे और कहाँ से स्टोरीज लेते थे? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जो है, दो शोज अलग कैसे हैं। क्राइम पेट्रोल इज इंडियाज ओल्डेस्ट क्राइम शो, ट्रू क्राइम शो। उसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है पुलिस का। हाँ। ठीक है, जो हम अंग्रेजी में पुलिस प्रोसीड्यूरल कहते हैं, कि पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो केस हम देखते हैं और पुलिस कैसे वो केस सॉल्व करके उसको पकड़ता है। दैट वाज क्राइम पेट्रोल। सावधान इंडिया जब हम पहले लॉन्च किए 2012 में, तब वो चली नहीं, क्योंकि हम भी इसी टाइप के स्टोरी ही बोल रहे थे कि पुलिस कैसे पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। थोड़ा सा लेंसिंग अलग था, लेकिन वो ठीक चला नहीं। उस जमाने में नाम था सावधान इंडिया, क्या था उसका? सावधान इंडिया क्राइम समथिंग, ओके। अब याद भी नहीं है। तो वो ठीक से चला नहीं। सेकेंड सीजन ऑल्सो क्या हुआ, लोग हमें कंपेयर करने लगे कि अरे ये तो क्राइम पेट्रोल ही है, नयापन क्या है। So then next season we brought it back in 2013. We changed it to Savdhan India, India Fights Back. और स्टोरी का जो लेंस है वो हम चेंज कर दिए। हमारा अप्रोच था अंडरडॉग का स्टोरी, यानी जो विक्टिम है उसका कहानी। ठीक है, मेरे साथ कुछ हो गया, मैं कैसे अब क्राइम के खिलाफ फाइट बैक करता हूं, या मेरे फैमिली वाले कैसे करते हैं। मेरा कत्ल हो गया, जो भी है, अब मेरा फैमिली जो है विल फाइट बैक। ओके। और वो पसंद आ गया इंडिया को कि भाई ये तो हमारे जैसे लोगों का एक कहानी बोल रहे हैं, है ना। हम जाते हैं, रोड पे जाते हैं, हफ्ता मांगते हैं, या रोड पे जाते हैं, कोई लड़का जो है कैट कॉल करता है, विसल करता है, उसके बाद क्या? तो हमारे स्टोरीज देख देख के लोग को ये सीख मिला कि भाई क्राइम होने मत दो अपने आप, डोंट लेट इट हैपन टू यू, यू कैन फाइट बैक। तो वो हो गया। स्टोरीज वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हम स्टोरीज दिखाते थे वो सच होते थे, और आप FIR ले लो पुलिस स्टेशन से, या इन्वेस्टिगेशन, या लीगल पेपर्स, या जर्नलिस्ट, वो सब से हम स्टोरी इकट्ठा करके फिर रिसर्च करते थे कि कैसा हुआ, क्या हुआ। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपको अखबार में सिर्फ हेडलाइन ही मिलेगा या 2-3 पैराग्राफ मिलेगा, तो उसके
उसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आपको लीगल पेपर्स पढ़ना होता है कि केस में क्या हुआ था एग्जैक्टली तो वो सब रिसर्च चलता था और थोड़ी बहुत तो मसाला डालते ही थे क्योंकि हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता था क्योंकि फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द कैरेक्टर्स वो चेंज करना पड़ता था। अगर वो आगरा में हुआ है तो हम बोलते थे वो इलाहाबाद में हुआ है। वी हैव टू फॉलो, ये एक ब्रॉडकास्ट का एक सेंसरशिप रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब चेंज करके वगैरह थोड़ा बहुत दाल में तड़का डाल के हींग जीरा लाल मिर्च विर्च डाल के थोड़ा सा फिर प्रेजेंटेबल हम बनाते हैं। परोसते थे। इसमें से ऐसी कोई स्टोरी आप मुझे बताइए जहाँ पे मतलब वो सुन के आपको भी ऐसा डिस्टर्बिंग फील हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा ही मेरे को भी मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, ये बहुत ड्रेन कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि हम इतने क्राइम के बारे में पढ़ रहे थे और रिसर्च कर रहे थे कि हम खुद डिसेंसिटाइज हो गए। हमें कुछ लगा ही नहीं कि अरे यार ये हो रहा है। पहले पहले लगता था बट बाय द टाइम हम दूसरे साल पे आ गए थे तो इट बिकेम वेरी नेचुरल फॉर अस टू रीड ओके। कि भाई ठीक है। उसमें से फिर भी अगर आपको कोई हमारे साथ शेयर करना हो जो आपको बहुत ड्रेन किया। एक केस है जो मैंने मेरी किताब में भी जिक्र किया है। दरबारा सिंह करके एक क्रिमिनल हुआ करता था। कौन सी किताब में? ये वाले, इट्स कॉल्ड द डेडली डजन। ओके ये सीरियल किलर्स के ऊपर है, इंडिया के। ओके। तो सीरियल किलर्स वैसे हमें लगता है कि सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, अमेरिका में बहुत है। हमारे इंडिया में 36 सीरियल किलर्स के ऊपर अब तक जानकारी है। ओके। सो दिस इज द ओनली बुक अबाउट इंडियन सीरियल किलर्स। तो इसमें 12 है। ओके उसका भी सीक्वल भी लिखा जा रहा है, नेक्स्ट 12। ओके। तो वो है। तो इसमें एक स्टोरी है जो दरबारा सिंह के बारे में है। तो दरबारा सिंह ही यूज्ड टू बी एन एक्स आर्मी मैन, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड सा बंदा था। तो कुछ तो उसने डिसर्विस किया। वो उसका पोस्टिंग हुआ था इंडियन एयरफोर्स में पठानकोट में। तो उधर जाके झगड़ा किया किसी सीनियर ऑफिसर के साथ। तब सीनियर ऑफिसर जब उनको डांटा तो दरबारा सिंह ने जाके ग्रेनेड फेंक दिया उनके घर पे। तो उसको डिसमिस कर दिया आर्मी से, भाई तू निकल। तो शॉर्ट टेम्पर था, बीवी को भी फिजिकली मारता था वो, तो बीवी भी उसको निकाल दिया घर से। वो था थोड़ा सा सेक्सुअल परवर्ट था वो। तो वो क्या करता था कि बच्चों के साथ ही यूज्ड टू हैव सेक्स। एक आर्मी ऑफिसर? Army wasn't an officer. He was in the Indian Army, ओके। but he was dismissed because of all of his things. So he's not an army man anymore. अभी तो उसको निकाल दिया। आप सोचो, झगड़ा हुआ है, तुम किसी के घर पे जाके ग्रेनेड फेंकोगे, तो पागलपन है ना ये तो। तो मेंटली अनस्टेबल था बंदा। तो ही यूज्ड टू डू दिस। तो एक बार वो पकड़ा गया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो बच्चों को छोड़ के साइट पे जाके काम करते थे वो लोग। तो ही ट्राइड टू मोलेस्ट अ चाइल्ड। पकड़ा गया वो और उसको जेल सजा मिल गई। वाइल ही वॉज इन जेल, उसके दिमाग में खुद ही एक स्टोरी पकाया उन्होंने कि मेरा जो ये हालत है, आज का हालत है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल है जो लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है, और वो लोग सब इमिग्रेंट हैं, ठीक है। तो बिहार से, बंगाल से, यूपी से, पंजाब जाते थे काम करने, जैसे हर शहर में होता है, हर जगह होता है नौकरी के लिए। तो ही स्टार्टेड बिलीविंग कि खुद का जो गलती था वो नहीं देखा,
कि आई ट्राइड टू सेक्सुअली मोलेस्ट अ गर्ल, वो नहीं देखा उन्होंने, खुद दिमाग के अंदर खिचड़ी पक गया कि मेरा ये हालत के लिए ये लोग जिम्मेदारी है, ये माइग्रेंट है। तो 7 साल के बाद उसको जेल से छुटकारा मिल गया फॉर गुड बिहेवियर। वो निकला तो वो प्लान कर लिया कि अब मैं सिर्फ इमिग्रेंट के बच्चों को मैं मारूंगा। Okay. ठीक है, तो वो क्या करता था, 6, 4, 5 साल के बच्चियों को जाके पूछता था, पहले नाम बताओ, तो वो बोलता था, कुछ नाम बताता, कहाँ के हो, उनको पता चल जाता था कि ये पंजाब का नहीं है, तो उनको वो किडनैप करता था, फिर सेक्स करता था, उसके बाद पत्थर या कुछ लेके या तो कुचल देता था या गला काट देता था। तो ऐसे करके 17 चिल्ड्रन ही किल्ड, 17 बच्चे। दैट स्टोरी हिट मी बिकॉज आई वॉज थिंकिंग इन बच्चों का गलती क्या है यार, वॉट इज देयर फॉल्ट that they had to lose their lives like this. And दरबारा सिंह had no पश्चाताप, उसका कोई पश्चाताप ही नहीं था, कोई रिमोर्स ही नहीं था बंदे का। वो सोच रहा था मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो सही कर रहा हूं। अच्छा, एक बार एक बच्चे को उठाया उन्होंने, पूछा नाम, तो बच्ची ने बोल दिया नाम, तो पता चल गया ये तो पंजाब का है, ये तो पंजाबी है। तो अगर इसके अंदर कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता कि हाँ मैं सिर्फ इमिग्रेंट को ही मारूंगा, वो भी नहीं था, उसको भी मार दिया। बाप रे। सो दैट स्टोरी हिट मी, और क्योंकि आई एम ऑल्सो पेरेंट, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट चिल्ड्रन कि क्या है, सो इट इज वेरी हेल्पलेस कि हम किस तरीके का दुनिया में हम जी रहे हैं। When you have people like Darbara Singh, Okay. without any remorse, वो मार दिया, 17 बच्चों को मार दिया यार। या आपको क्या लगता है, मतलब हमारे ग्रंथों में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में कर्मा की बात करती है कि कर्मा हिट्स यू, आपको क्या लगता है ये कितना सच और आप इसको कितना मानते हो? आई थिंक हम जब आते हैं इस दुनिया में, स्टोरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी किसी ने लिख चुका होता है। ये है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, और वी जस्ट फॉलो दैट। मुझे जैसे लगता है कि ये हम कुछ ना कुछ तो लेके तो आते ही हैं, वेदर इट इज गुड लक, बैड लक, वेदर इट इज गुड कर्मा या बैड कर्मा, कुछ तो लेके तो हम आते ही हैं। और आई गेस दैट इज द ओनली थिंग कि ये पढ़ने के बाद, ये लिखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं अपने आप को तसल्ली, मेंटल तसल्ली वैसे ही देता हूँ कि भाई चलो ठीक है, ये शायद इनके किस्मत में यही था, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं होता है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि एक 5 साल का बच्ची जो है उसका गला काट दिया जाता है? कैसे? देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट, राइट? क्योंकि मुझे ना ऐसे कुछ बंगाल से अब जैसे हो तो काफी सारे ऐसे फोक भूत के भी नाम है जो बहुत फेमस है, से मेचो भूत हुआ, स्कंदो कटा, निशी, ये सब के बारे में मुझे आप कुछ बताओ। स्कंदो काटा इज सपोज्ड टू बी हेडलेस घोस्ट। स्कंदो मींस सर, अच्छा, स्कंद जो है तो वो कटा हुआ है, तो इट कम्स एज हेडलेस घोस्ट। मेचो भूत इज अ घोस्ट दैट लाइक्स फिश। अच्छा, हाँ, भूत भी, बंगाली भूत को भी फिश पसंद है। निशी जो है stays in the water. Okay. And then there's this Alaya also. There's another called Alaya, which appears like light in the water. वो अंग्रेजी में भी उनका एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं
विलो द विस्प करके कहते हैं कि एक लाइट दिखाई देता है आपको, तो आप उसके पीछे चल के जाते हो और वो डूब जाते हैं। ओके। तो ये स्टोरीज के कहाँ से ये स्टोरीज आई, और ये भूत की फोक स्टोरीज बंगाल में कहाँ से? हुआ होगा कहीं से, वो इतने सालों से, one generation after another, हम्म, you know, people have added more and more detail to it to make it into you know, a big phenomena. क्योंकि अभी ये इतने सारे भूत हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भूत, और ये सिर्फ बंगाल नहीं, हर जगह पे है। हाँ। हर हर रीजन में आपको मेड इन दैट रीजन भूत मिलेगा आपको, हम्म, और वो कल्चरल हिस्टोरिकल उस जगह का उसके साथ कनेक्शन कुछ ना कुछ तो होगा। हम्म। अभी एंड में मैं बंगाल पे वापस आना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ बंगाल से। और सी, नॉट तंत्र, बट बंगाल का कल्चर और माँ काली का जो एक संगम कह लीजिए, या फिर देवियों की जो पूजा की जाती है, ये कैसे शुरू हुआ था? और ये इतना ज़्यादा माँ काली को ज़्यादा भगवान को मानते हैं, दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसका क्या सोच आपको क्या लगता है? अब कब से शुरू हुआ था वो तो पता नहीं है, बट बंगाल में ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि द फीमेल फॉर्म जो जो एक है वो वर्शिप किया जाता है। एंड आई थिंक बिकॉज वी आर ऑल्सो, ये जो शक्ति का जो पूजा होता है, तो दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट, दुर्गा माँ, काली माँ जो है, सो इट्स अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। तो शायद उसी से ही मुझे, आई हैव नो डीप नॉलेज अबाउट कि कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया नहीं। आपको कभी माँ काली दिखी? मेरे घर पे जो है, कलकत्ता वाले घर पे एक विश्वास होता है कि ईच हाउस हैज, क्या कहते हैं उसको, देयर इज अ वर्ड इन बांग्ला, बेसिकली एक गार्डियन होता है जो आपके फैमिली को रक्षा करती है। जो तो हमारे घर में जो पुराना वाला घर था, तो उसमें मुझे एक बार तो दिखाई दिया था, नॉट माँ काल, मुझे पता नहीं क्या दिखाई दिया था, लेकिन समर टाइम में एक जो नौकरानी हुई करती थी हमारे घर पे, तो वो छत पे सोई थी। समर टाइम है तो छत पे सोई थी, तो उसने कहा कि व्हेन शी ओपन्ड हर आईज शी सॉ माँ कालीज फेस ओवर हियर। तो वो है एक, और हम मानते हैं कि हमारे घर में कोई तो है जो रक्षा करते हैं। जैसे एक बार मैं बहुत रात, तब मैं बच्चा भी था, आई वुड हैव बीन क्लास 11-12 में, मैं टीवी देख रहा था सिटिंग रूम में बैठ के, और सिटिंग रूम का दरवाजे का पर्दा जो है गिरा हुआ था नीचे, तो मैं देख रहा था, तो अचानक आवाज़ सुना, तो मैं देखा कि पर्दे के नीचे से आलता पहने हुए और सफ़ेद साड़ी, लाल बॉर्डर, वो उधर से कहीं दूसरी साइड जा रही थी वो घर के। तो मैं सोचा कि चलो अपनी वो ग्रैंड मदर होगी, शायद शी इज गोइंग टू द टॉयलेट और समथिंग। तो मैं भूल गया, फिर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कुछ है नहीं। और यूजुअली जब मैं टीवी देखता था लेट नाइट, तो दादी आके डांटती थी, भाई सो जाओ, कल कॉलेज है, क्या कर रहे हो, कुछ बोलती थी। आज क्यों नहीं आई? तो 20 मिनट बीत गया और वो पैर वापस नहीं आया, और मेरा तब तो निकल पड़ा भैया। मैं दरवाज़ा बंद लॉक वॉक करके, अच्छा ये भी एक, हम गधे हैं, हम सोचते हैं कि दरवाज़ा बंद करेंगे तो भूत अंदर नहीं आ सकता है। वो तो आ सकती है, कहीं भी जा सकता है, राइट, बट वो ये कि कंबल ओढ़ लेते हैं कि एज इफ हम कंबल हमें प्रोटेक्ट करता है। तो वो है, तो वो दिखा था मैंने। फिर मैंने पूछा अगले दिन दादी को कि आप उठे थे क्या? शी सेड नहीं।
मैं तो नहीं उड़ा कर। तब समझ में आया कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये कहते हैं कि माँ काली को बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, उनको खून चाहिए होता है, उनको बलि दिया जाता है ताकि उनका गुस्सा शांत हो। आपको क्या लगता है ये कितना सच है, और ये क्या सच में ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा उनका रौद्र रूप होता है, उसको शांत करने के लिए उनको खून की बलि बहुत सारे ऐसे इंडियन गॉड्स हैं जिनको सैक्रिफाइसेस चलता है। जैसे साउथ में एक बार मैं गया था एक मंदिर में, तो वहाँ पे देखा कि मुर्गे हैं। हम तो सोचते थे कि साउथ के गॉड्स शायद वेजिटेरियन है। अच्छा ये भी है कि रेस्ट ऑफ इंडिया हमें बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कैसे पूजा पाठ होता है कि नॉन वेज चलता है दुर्गा पूजा में। नॉन वेज, हाँ भाई चलता है। सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद नॉन वेज बीइंग पार्ट ऑफ आवर पूजा ट्रेडिशंस एंड, और ये चलते आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या रीजन है कि किसी मासूम की बलि चढ़ाना कैसे सही है? नाउ यू आर पुटिंग मी इन अ स्पॉट नाउ टू, मैं बोलूंगा तो गाली खाऊंगा, नहीं बोलूंगा फिर भी गाली खाऊंगा, फिर बोलेगा बांग्लादेश चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, है ना। तो मैं तो सोचता हूँ कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस। ओके। बट देयर आर गॉड्स एंड गॉडेसेस that demand sacrifice of human, not human, of your animals. जैसे साउथ इंडियन में गए थे वो मुर्गे को सैक्रिफाइस कर रहे थे, और इधर भी होता। अब शायद कम हो गया है, शायद अब बहुत कम हो गया ये सब, क्योंकि अभी हम भी समझ गए हैं, अभी एनिमल वेलफेयर समझ गए हैं कि भाई करना नहीं चाहिए। जैसे स्पेन में शायद अभी वो बुल फाइटिंग भी बंद हो गया है, कम हो गया बहुत। हाँ तो वो है। बट आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू टेक अ स्टैंड एंड से कि नो दिस इज गुड और दिस इज बैड। ओके। जाने से पहले बस मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बताएं। आपका लाइफ का ऐसा कोई एक रहस्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जो आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था, या मे बी आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मेरे साथ इस तरीके का कुछ अनइवन या फिर पैरानॉर्मल या मे बी हॉरिफाइंग जो आपके साथ हुआ? मुझे तो लगता है रहस्य तो नहीं। जब जब छोटे थे तब वो बोर्डिंग स्कूल में, तो क्योंकि वो जहाँ पे हम रहते थे स्कूल में वो 100 साल से ज़्यादा पुराना था, तो वैसे ही डर लगता था। तो क्योंकि क्या होता है कि वो सब घर में ना जो वुड के बने हुए होते हैं, तो वुड ड्यूरिंग द डे क्योंकि धूप होता है तो वो एक्सपैंड करता है, रात को जब ठंड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पूरी रात जो है हमारे कॉटेजेस में आवाज आता रहता था कि कोई ऐसे करके आवाज आता था। बेसिकली इट वाज द वुड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो लेकिन हम तब हम छोटे थे, लगता था यार कोई तो आ रहा है सीढ़ी चढ़ के। तो वो बचपन का ट्रॉमा अभी भी वो याद है, अभी तो हंसता हूँ वैसे। बट रहस्य मेरे लाइफ के साथ कुछ अभी जो हो गया जो सो है हो, आपकी किताबों में और आपके शोज में है। करेक्ट वही है। आपके कुछ लास्ट जाने से पहले आपके कुछ अपकमिंग शोज या कोई बुक्स जो आने वाले हैं आप बताना चाहते हैं उनके बारे में? बुक्स 3 बुक्स हैं। एक है जो इंडिया के सबसे मशहूर मूवी सिनेमाटोग्राफर मैं मानता हूँ, विनोद प्रधान जी, ओके। जिन्होंने परिंदा, जाने भी दो यारो, मुन्ना भाई, फिर रंग दे बसंती, दिल्ली 6, ये सब मूवीज शूट कर चुके हैं। तो उनका ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा हूँ, ओह वाओ, उनका आत्मकथा। वो एक है, वो होपफुली 26 में आएगा। उसके साथ एक क्राइम का भी फिक्शन लिख रहा हूँ, और एक बच्चों का किताब है। क्राइम फिक्शन किस बारे में? क्राइम फिक्शन है, फिर से इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू केसेस। तो गोवा में कुछ केस हुआ था तो उसको लेके ओके लिख रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट। काफ़ी चीज़ें जानी, बैक स्टोरी ऑफ हाउ
साउदर्न इंडिया और बाकी चीज़ें, इवन बंगाल के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। तो थैंक यू सो मच सर फॉर आर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट रहस्य अनफोल्डेड। थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much for having me.